नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ लें। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। गर्मी की छुट्टियां थीं। शहर की चकाचौंध से दूर नीलम पहली बार अपने ननिहाल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पाटलपुर आई थी। 19 साल की नीलम की आंखों में उत्साह था, लेकिन मन में एक हल्की बेचैनी भी। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी बदल देने वाली है। उसके मामा रमेश जी रेलवे से रिटायर्ड थे, एक सादा शांत जीवन बिताते थे, लेकिन गांव की गलियों में जैसे ही नीलम की एंट्री हुई, बच्चों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो देखो, शहर से लड़की आई है, क्या ये भी दादी से मिलने जाएगी? नीलम को समझ नहीं आया, कौन दादी? शाम को घर की छत पर बैठी वो अपनी मामी से पूछ बैठी, मामी, गांव में सब किसी दादी की बातें कर रहे थे, कौन है वो? मामी के हाथ से चाय की प्याली लगभग गिर गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बरगद वाली दादी, उनसे दूर रहना बेटा। लोग कहते हैं वो कोई आम औरत नहीं, 102 साल की है, लेकिन उनके बाल अब भी काले हैं, आंखों में लाल चमक है। नीलम ने हंसते हुए कहा, अरे मामी, कहीं आपने भी डरावनी फिल्में ज्यादा तो नहीं देख ली? लेकिन मामी नहीं हंसी। उनके चेहरे पर जो डर था वो असली था। अगले दिन नीलम गांव के बच्चों के साथ खेलने निकल गई। वो हंसती दौड़ती खेतों की ओर गई तो दूर एक विशाल बरगद का पेड़ दिखा। पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी थी, उसमें से धुआं उठ रहा था। वो देखो, एक बच्चा बोला, वहीं रहती हैं दादी, मत जाना। वो आंखों में झांक लेती हैं तो नींद में डरावने सपने आते हैं। लेकिन नीलम को डर नहीं लगा, उसे जिज्ञासा हुई। वो पेड़ के पास पहुंची और तभी उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे पुराने धूल भरे ग्रंथों की ओर जले हुए लोबान की। तभी झोंपड़ी का पर्दा हिला और एक आवाज आई, तू आ गई नीलम, तेरा ही इंतजार था। नीलम ठिठक गई, उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। आप मुझे जानती हैं? नीलम ने पूछा। झोंपड़ी से जो औरत निकली वो 100 से ऊपर की लगती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। बाल गूंथे हुए थे, आंखें सीधी देख रही थीं, एकदम भीतर तक। जानती हूं बेटी, क्योंकि मैं तेरा अतीत हूं और तुझे अपने अतीत से मिलना होगा। रात का सपना। उस रात नीलम को एक अजीब सपना आया। वो खुद को 100 साल पुराने गांव में देखती है। वो उसी बरगद के पेड़ के पास एक बच्ची है और सामने वही दादी, लेकिन जवान रूप में। दादी कुछ बुदबुदा रही थीं और उनके चारों ओर जले हुए दीपक थे। नीलम डर कर पीछे हटी, तभी उसकी आंख खुल गई। उसके माथे पर पसीना था और तकिए के पास एक सूखा पीपल का पत्ता पड़ा था, जो कमरे में कहीं नहीं था। अगली सुबह मामा ने नीलम को बाजार ले जाते हुए कहा, उस बरगद से दूर रहो, वो दादी कोई साधारण औरत नहीं। कहते हैं आज से 80 साल पहले उन्होंने किसी अंग्रेज की मौत का बदला लिया था और तब से गांव ने उन्हें रूहों की रखवाली सौंपी है। नीलम को ये सब अब बहुत अजीब लगने लगा था। वो ठान चुकी थी कि अब दादी से मिलकर सच जानना जरूरी है। तीसरी शाम को नीलम फिर बरगद के पास पहुंची। दादी बाहर बैठी थीं, एक अजीब सी किताब गोद में थी। नीलम ने पूछा, क्या आप वाकई रूहों की रखवाली करती हैं? दादी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं उन्हें सुलाती हूं ताकि वो तुम्हारे जैसे मासूमों को सताए नहीं। लेकिन जब किसी की आत्मा अधूरी रह जाती है तो वो मुझे खुद बुला लेती है। नीलम सिहर उठी। और मेरी आत्मा? नीलम ने पूछा। दादी ने किताब बंद की और धीरे से कहा, तू कोई आम लड़की नहीं है नीलम, तू उस औरत की परछाई है जिसे 100 साल पहले जिंदा जला दिया गया था। बरगद के नीचे बैठी दादी ने जैसे ही कहा कि तू उस औरत की परछाई है जिसे 100 साल पहले जिंदा जला दिया गया था, नीलम का कलेजा कांप गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो सच में उस जली हुई औरत की कोई परछाई थी जो अब तक चैन से नहीं सोई। सांझ का दूसरा सपना उस रात फिर सपना आया। इस बार वो एक कोठी में थी, लकड़ी की भारी दीवारें, जालीदार खिड़कियां
और हर कोने में मोमबत्तियों की धीमी रोशनी। बाहर शोर हो रहा था, लोग चुड़ैल चुड़ैल चिल्ला रहे थे। एक जवान औरत को बालों से खींचते हुए लोग बाहर ला रहे थे और वो औरत नीलम जैसी दिखती थी। मत जलाओ मुझे, मैंने किसी का खून नहीं किया, वो चीख रही थी। भीड़ में खड़ी एक और औरत मुस्कुरा रही थी, आंखों में जलन और ईर्ष्या थी। फिर आग जलाई गई और नीलम की चीख से नींद टूटी। नीलम फिर झोंपड़ी पहुंची। दादी, सच सच बताइए, मैं कौन हूं? दादी ने एक छोटी सी पोटली खोली, उसमें से एक चांदी की जली हुई बिछिया निकाली। ये उस लड़की की है जिसे स्वरा कहते थे। स्वरा? नीलम की आवाज धीमी हो गई। दादी बोली, 100 साल पहले की बात है। ये गांव अंग्रेजों के अधीन था। एक लड़की थी, स्वरा, सुंदर, बुद्धिमान, लेकिन गांव की औरतों को उसका ज्ञान, उसकी हिम्मत बर्दाश्त नहीं थी। एक रात गांव के जमींदार के बेटे की मौत हो गई और इल्जाम स्वरा पर लगा। लोगों ने बिना सोचे उसे चुड़ैल कहकर जला दिया। और आप? नीलम ने पूछा। दादी की आंखों में आंसू थे। मैं ही उसकी मां थी, रंभा। मैंने उसी दिन कसम खाई थी, जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं मृत्यु को नहीं अपनाऊंगी। बरगद के नीचे दबा सच बरगद का पेड़ गांव की सीमा पर था। वही पेड़ जिसके नीचे रंभा ने 100 साल पहले बेटी की राख को दफनाया था। उसी दिन से वो वहीं रहने लगी, आत्माओं से बातें करने लगी, मृतकों के सपने देखने लगी। ये बरगद मेरी बेटी की राख से पनपा है नीलम, दादी ने कहा, और तू उसी की परछाई है, उसका पुनर्जन्म। नए रिश्ते, पुराने नफरतें। गांव में अब नीलम की मौजूदगी हलचल मचाने लगी थी। चौधरी वासुदेव, गांव का मुखिया, बार बार कहता, इस लड़की को यहीं से जाना होगा, ये बर्बादी लाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वासुदेव के पुरखे ही थे जिन्होंने झूठा इल्जाम लगाकर स्वरा को मरवाया था। और अब नीलम की शक्ल देखकर वासुदेव के भीतर की गिल्ट जाग रही थी। और डर भी, सामूहिक डर का असली कारण। गांव में बच्चों को डरावने सपने आने लगे, कुएं से अजीब आवाजें आने लगीं और पशुओं की अकस्मात मौतें बढ़ गईं। गांव वालों ने इसे नीलम की छाया बताया, लेकिन दादी जानती थीं, ये रूहें अब जाग रही थीं। जब तक तू अपने पिछले जन्म की सच्चाई नहीं जान लेती नीलम, दादी बोली, इन रूहों को चैन नहीं मिलेगा और तू भी कभी चैन से नहीं जी पाएगी। बरगद के नीचे बैठी दादी की बातें नीलम के दिल में जड़ें जमा रही थीं। अब ये सब एक कहानी नहीं, हकीकत बन चुका था। वो हंसी जो कभी उसे पागल कहकर उड़ाती थी, अब डर में बदल चुकी थी। गांव वालों की आंखों में डर साफ दिखता था और उस डर की जड़ थी नीलम का अतीत। एक दिन दादी ने नीलम को एक पुरानी तिजोरी दी, लकड़ी की, जली सिंकी हुई, ऊपर खुदा था स्वरा। नीलम ने हाथ कांपते हुए खोला। भीतर एक डायरी थी, पुराने कागज, हल्के राख जैसे रंग के पन्ने और स्याही जो अब भी ताजा लगती थी। स्वरा की लिखाई में था उसका आखिरी बयान, 19 अगस्त 1925। मुझे आज भी वो चेहरा याद है जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने सिर्फ सच कहा था और उस सच से डर गए थे सब, खास तौर पर चौधरी कुटुंब। मेरी मौत से पहले मैं ये डायरी मां के लिए छोड़ रही हूं, ताकि जब मैं लौटूं तो खुद को भूल ना जाऊं। मैं लौटूंगी, कसम है मुझे। स्वरा। नीलम की रूह कांप गई। उसकी उंगलियां डायरी के उस पन्ने पर रुकीं और हवा जैसे रुक सी गई। बरगद के पत्तों की सरसराहट रुक गई। और तभी, तू अब जिंदा नहीं बचेगी नीलम। चौधरी वासुदेव का बेटा अर्जुन नीलम को धमकाने आया था। तेरी वजह से मेरे बाप को दौरे पड़ने लगे हैं, तू कोई भूत है क्या? नीलम ने पहली बार गुस्से में उसकी आंखों में देखा और जाने क्यों अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। सच से भागोगे तो सपनों में भी जलोगे अर्जुन। उसकी आवाज किसी और की लग रही थी, जैसे उसमें दो आवाजें थीं। उस रात गांव के पुराने कुएं से फिर आवाजें आईं। दादी बोली, इस बार वो जाग गई है। कौन? नीलम ने पूछा। वो जो कभी स्वरा की रक्षक थी और अब तुम्हारी रक्षा करेगी, काले पानी की देवी। गांव वालों की मान्यता थी कि उस कुएं के नीचे एक जल देवी रहती है,
जो सिर्फ तब जागती है जब सच्चाई को दबाया जाए। और अब वो जाग चुकी थी। अर्जुन को रात में खून की उल्टियां होने लगीं। वासुदेव बड़बड़ाने लगा, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने नहीं जलाया। गांव की औरतें दहशत में थीं। कई ने तो नीलम को देखना भी बंद कर दिया। और तब गांव के मंदिर की पुरानी पुजारीन ने पहली बार मुंह खोला। नीलम, तेरे भीतर सिर्फ स्वरा नहीं, और भी आत्माएं हैं जिनका अन्याय कभी सुना नहीं गया। दादी ने नीलम को लेकर नदी किनारे एक चट्टान पर बिठाया। ये वही जगह है जहां तुझे जलाया गया था। स्वरा, तेरे जिस्म की राख यहीं गिरी थी और तेरी आत्मा यहीं बंधी रह गई थी। नीलम के कानों में सीटी जैसी आवाजें आने लगीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ कुछ कह रही थीं। सुनो हमें, देखो हमें, इंसाफ दिलाओ। स्वरा की डायरी के पिछले पन्ने पर हल्की रोशनी में कुछ दिखा, एक नक्शा, गांव के पुराने खंडहर की ओर जाने वाला। दादी ने बताया, वहीं छिपा है वो सच जो इस कहानी को खत्म कर सकता है। रात के अंधेरे में नीलम उस नक्शे को पकड़े अकेली उस रास्ते पर चल रही थी जो गांव के सबसे पुराने खंडहर की ओर जाता था। हवा भारी थी और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कुछ जाग रहा हो। खंडहर कोई आम टूटी इमारत नहीं थी। ये वही हवेली थी जिसमें एक समय चौधरी वासुदेव के पूर्वज रहते थे। कहते हैं स्वरा को यहीं बंद कर जला दिया गया था और फिर हवेली को भूतिया घोषित कर बंद कर दिया गया। नीलम जैसे ही उसके भीतर पहुंची, हवा अचानक थम गई। चारों ओर पतझड़ की पत्तियों की सरसराहट और किसी की फुसफुसाती आवाज गूंजने लगी। खंडहर की एक दीवार पर जलती हुई परछाई दिखाई दी। नीलम ने करीब जाकर देखा, वहां कोयले से बने चित्र थे, एक लड़की को जिंदा जलाते पुरुष और एक छोटा बच्चा दूर से रोता हुआ देख रहा था। और नीचे लिखा था, झूठी बातें, जलती सच्चाई, स्वरा की चीखें अब भी सुनाई जाएंगी। खंडहर के भीतर एक टूटी हुई दीवार के पीछे नीलम को एक पत्थर की सीढ़ी मिली जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। नीचे अंधेरा और सीलन थी, मगर एक कोने में लोहे का संदूक रखा था। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें एक अधजली हड्डियों की गठरी थी और पास में एक पुराना सोने का लॉकेट। लॉकेट खोलते ही तस्वीर निकली, स्वरा और एक आदमी। दादी ने तस्वीर देखकर बताया, वो आदमी वासुदेव का परदादा था और स्वरा से प्रेम करता था। मगर वो प्रेम चुपचाप हत्या में बदल गया जब स्वरा ने उसकी सत्ता और पाखंड का पर्दाफाश करने की धमकी दी। स्वरा को बदनाम किया गया, डायन कहा गया और उसे जिंदा जलाकर सबूत मिटा दिए गए। खंडहर के भीतर अचानक हवा तेज हुई। नीलम की आंखों के सामने चारों दिशाओं से रूहें प्रकट हुईं। सब स्त्रियां, अधजली, टूटी हड्डियों वाली मगर तेज आंखों वाली। नीलम, तू ही हमारी आवाज है, हमें इंसाफ दिला, वो सब एक स्वर में कहने लगी। उसी रात गांव में बिजली कड़कने लगी, पेड़ उखड़ने लगे और चौधरी हवेली में आग लग गई। वासुदेव चीख रहा था, मुझे मत ले जाओ, मैंने नहीं मारा, वो सब अर्जुन ने किया था। मगर कोई नहीं था उसे सुनने वाला। नीलम ने अगली सुबह गांव के सामने उस लॉकेट और तस्वीर को पेश किया। उसने डायरी पढ़कर सुनाई और खंडहर में मिले शव की हड्डियों का सच बताया। गांव की औरतें पहली बार सामने आईं। कई ऐसी कहानियां थीं जो अब खुलकर सामने आईं। स्वरा का अन्याय अब सिर्फ एक अतीत नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। दादी ने नीलम को देखा और मुस्कुराई, अब तू तैयार है। और तभी बरगद के पत्ते तेज हवा में हिलने लगे और एक सफेद रोशनी नीलम के चारों ओर घूमी। स्वरा की आत्मा नीलम के सामने प्रकट हुई। मुझे मुक्ति मिल गई। अब तुझ में मेरी आत्मा नहीं, सिर्फ तेरा अपना नूर है। स्वरा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। जिन पापों को स्वरा ने भुगता, वो पाप अभी भी जिंदा थे। अर्जुन, जो चौधरी वंश की तीसरी पीढ़ी था, अब खुद उसी अंधेरे में फंसने वाला था जिसे उसके बाप दादा ने कभी स्वरा पर थोपा था। स्वरा की रिहाई के बाद अर्जुन रातों को चीखता हुआ जागता। उसके कमरे की दीवारों पर कोई खून से लिख देता, मैं लौट आई हूं। आईने में उसकी शक्ल किसी और की दिखती, आंखें लाल, मुंह से राख बहती हुई। मैंने कुछ नहीं किया,
मैंने किसी को नहीं जलाया, मगर आत्मा के लिए पीढ़ियां मायने नहीं रखती, सिर्फ इंसाफ मायने रखता है। स्वरा की आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में एक नई हवा बहने लगी। औरतें अब खुलकर बोलने लगी थीं। दादी ने सत्य कथा मंडली शुरू की, जहां औरतें अपने पुराने घाव सुना सकती थीं। नीलम अब गांव की नई अध्यक्षा बन चुकी थी, मगर बरगद अभी भी फुसफुसाता था। एक रात बरगद के नीचे नीलम ने दादी को देखा, अकेली बैठी कुछ बुनती हुई। दादी, अब सब ठीक है ना? दादी मुस्कुराई। नहीं बिटिया, अब शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन जिसने स्वरा को बताया था, सिखाया था, बचाया था, वो अब भी यहां है। नीलम चौंकी। कौन? दादी ने धीमे से अपनी बांह खोली। वहां एक जलने का निशान था, एक नागिन की तरह घूमती लकीर। दादी ने नीलम को बरगद के खोखले तने की ओर इशारा किया। देख, ये तना नहीं, एक द्वार है। नीलम ने हाथ लगाते ही पाया, वो लकड़ी नहीं, पत्थर था। उसके भीतर एक गुफा थी और वहां दीवार पर लिखा था, यहां सोई है वो जो सबकी रक्षक थी। दादी ने कहा, मैं वो हूं जिसने स्वरा को चेताया था पर रोक नहीं सकी। अब मेरा वक्त आ गया है। अर्जुन अब पागल हो चुका था। वो गांव की गलियों में भागता था, चिल्लाता था, मुझे बचा लो। वो फिर आई है। और फिर एक रात वो गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा बरगद की जड़ के पास उसकी चप्पलें मिली थीं। उस रात हवा तेज चली, बरगद की जड़ से सफेद धुआं निकला और किसी स्त्री की गूंजती हुई हंसी पूरे गांव में गूंजी। दादी ने नीलम से कहा, अब तू ही है रक्षक, अब ये बरगद तुझसे बात करेगा। और सुबह बरगद के नीचे एक सफेद चुनरी मिली और दादी कहीं नहीं थी। अब गांव की कहानियां दादी की जगह नीलम सुनाती थी। बरगद अब सिर्फ पेड़ नहीं, एक गवाही बन चुका था। हर नारी जो वहां बैठती उसे वो सुनता और सच्चाई को गूंजने देता। गांव अब शांत था, लेकिन ये सन्नाटा किसी तूफान से पहले का सन्नाटा था। बरगद अब सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक चेतावनी बन चुका था। नीलम अब गांव की कहानियों की नई रक्षक थी, लेकिन उस पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ गांव नहीं, पूरे क्षेत्र को निगलने वाला था। नीलम के सपनों में स्याही नीलम की रातें अब खाली नहीं थीं। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक बड़ा मैदान, चारों ओर धुआं और बीच में एक बच्चा जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो बस एक ही बात कहता, वो लौट आया है। नीलम की आंख खुलती और उसका माथा पसीने से भीग जाता। एक दिन गांव के बाहर एक बच्चा खेलते खेलते पुराने कुएं में गिर गया। जब उसे निकाला गया, वो जिंदा तो था मगर बोलता नहीं था और उसके बदन पर किसी जानवर के पंजों जैसे निशान थे। दादी की छाया फिर लौटी। नीलम बरगद के पास गई और बोली, अगर तू सुन सकता है तो बताना, ये क्या है? हवा चली और फिर बरगद की सबसे ऊंची टहनी से एक सूखा अमरूद गिरा और उसमें कागज लिपटा हुआ था। कागज पर लिखा था, जिसे दफनाया था जमीन में, अब वो उग आया है खून में। पुरानी दादी की डायरी में एक अध्याय था जो पहले कभी नहीं खुला था। नीलम ने जब उसे पढ़ा तो कांप गई। 1857 में जब गांव पहली बार उजड़ा, तब एक तांत्रिक ने यहां शरण ली थी। उसका नाम था कालीपद। उसने गांव की स्त्रियों पर प्रयोग किए, उन्हें बांधकर बलि दी और फिर एक रात गांव की औरतों ने उसे जिंदा जला दिया। मगर अब कुएं से निकला अंधेरा कालीपद की वापसी की आहट थी। रात को गांव के कुत्ते भौंकते रहते, मवेशी एक जगह टिकते नहीं। लोग कहते, रात को कुएं से कोई निकलता है। कभी कभी पेड़ों की ऊपरी शाखाओं पर उल्टे लटके इंसानों की आकृतियां दिखती और सुबह गायब। बरगद ने एक रात नीलम से कहा, हाँ, अब वो उसकी आवाज सुन सकती थी, तू रक्षक है पर अब तू ही शुद्धि भी है। अगर कालीपद लौट आया है तो उसका अंत भी तुझसे होगा। नीलम ने गांव की हर स्त्री को बुलाया। उन सब ने मिलकर पुराने कुएं के चारों ओर घेरा बनाया। किसी के हाथ में नमक, किसी के हाथ में दीपक, किसी के हाथ में स्वरा की राख। जब रात के 12 बजे हवा थमी, कुएं से एक आकृति निकली, काली चादर में लिपटा तांत्रिक कालीपद। उसने चीखा, तुम मुझे मार नहीं सकती, मैं बार बार लौटूंगा। तभी नीलम ने हाथ उठाकर कहा,
हर जन्म में हम औरतें ही हैं जो तुझे रोकेंगी। और सभी स्त्रियों ने एक साथ दीपक कुएं में डाल दिए। कुआं जल उठा और कालीपद की चीखें गांव की अंतिम गूंज बनी। कालीपद का अंत हो चुका था। कुएं में जलती अग्नि अब शांत हो चुकी थी, लेकिन जो शुद्ध हुई थी उसकी लहरें अब गांव के बाहर तक जा चुकी थीं। अंधेरा हार गया था, पर उसकी राख अब हवा में तैर रही थी। कुएं की घटना के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली, पर नीलम की रातें अब और अशांत थीं। अब वो सपने में किसी लड़की को देखती थी, शहर में एक बस स्टॉप पर बैठी अकेली, और उसके पीछे वही काली परछाई। ये गांव की कहानी नहीं रही अब। ये परछाई अब शहर की रोशनी में जा रही है। नीलम को एक दिन एक चिट्ठी मिली। असली कागज नहीं, एक सपने में आई चिट्ठी। उसमें लिखा था, दादी अब सो नहीं रही, वह वहां है जहां से तू सब देख सकती है, लेकिन तुझे देखना है, समझकर चलना है। उस पर दस्तखत था स्वरा की ओर से। शहर की बिंदी वाली लड़की नीलम ने शहर जाने का निश्चय किया, वहां जहां वो सपना बार बार उसे बुलाता था। वह लड़की जो बस स्टॉप पर बैठी थी, उसका नाम था रितिका, एक कॉलेज छात्रा जिसके चारों ओर अचानक हादसे होने लगे थे। प्रोफेसर की मौत, लिफ्ट में खुद ब खुद गिरती छत, और रात को किसी की खून से सनी बिंदी उसके दरवाजे पर। जब नीलम ने रितिका से पहली बार बात की, उसने कुछ अजीब कहा। आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं आपको बचपन से जानती हूं। नीलम मुस्कुराई, क्योंकि शायद मेरी दादी अब तुम्हारे पास है। उस रात नीलम ने देखा, रितिका की पीठ पर वही नागिन जैसी जलन की लकीर थी जो कभी स्वरा की थी। शहर के मंदिर के नीचे एक प्राचीन सुरंग थी, जहां से कालीपद का शिष्य भाग गया था। वो जो अब तक जीवित था, उसका नाम था व्यास, और वो अब एक बाबा बन चुका था। महामौन बाबा नाम से जाना जाता। वो महिलाओं को शुद्ध साधना सिखाता और रात में उनका लहू पीता। नीलम ने रितिका के साथ मिलकर उस साधना केंद्र में प्रवेश किया। वहां दीवारों पर खून से बने यंत्र थे, और नीचे दबी थीं दर्जनों लड़कियों की चूड़ियां, बिंदियां और राख। व्यास ने कहा, तू भी दादी की संतान है तो जान ले, हम कभी नहीं मरते। नीलम ने जवाब दिया, पर तुम कभी जीतते भी नहीं। और रितिका ने पहली बार वो मंत्र बोला जो स्वरा ने कभी अंतिम सांस में गाया था। मंत्र, जैसी मैं थी वैसी तू है, जो तू कर उसका उत्तर पा। आग जो पीढ़ियों ने पी, अब तू राख बन जा। मंत्र के साथ ही मंदिर की मूर्ति से राख उड़ने लगी और व्यास चीखते हुए ध्वस्त हो गया। मंदिर की नींव टूटी और एक सुरंग खुली जिसमें आग की लपटें थीं। नीलम और रितिका बाहर निकलीं। पीछे सिर्फ राख और एक बिंदी बची। अब रितिका गांव आई और उसने नीलम के साथ शक्ति पाठशाला शुरू की, जहां हर औरत को आत्मरक्षा, इतिहास और स्त्री जागरण तंत्र सिखाया जाता। बरगद अब हर साल एक नई कहानी उगलता, कभी पुरानी रूहों की, कभी नई लड़ाइयों की। अब तक नीलम और रितिका ने मिलकर 2 पिशाचों का अंत किया था, कालीपद और उसके शिष्य व्यास का। पर अब जो आने वाला था वो कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार, एक कल्पना, एक भय, जो मनुष्य के भय से ही जन्मा था। बरगद के नीचे एक दिन खुद ब खुद जमीन फटी। नीलम और रितिका नीचे गईं। वहां उन्हें मिला एक पुराना मिट्टी का घड़ा। उस घड़े में थी दादी की आत्मा का असली सार, एक काली चूड़ियां पहने कंकाल जिसके माथे पर सिंदूर की एक मोटी लकीर थी। दादी का असली नाम था आद्या। वो एक समय में एक ऋषि की पुत्री थी जिसे तंत्र विद्या में रुचि थी। जब उसने एक मृत लड़की को जीवित किया, गांव ने कहा, ये स्त्री नहीं, डायन है, और फिर उसी गांव ने उसे जीवित जलाया। पर मरने से पहले उसने एक वचन दिया, मैं तब तक लौटूंगी जब तक हर स्त्री को उसकी शक्ति का भान न हो जाए। रितिका की मां कभी उसी गांव से भागी हुई स्त्री थी, स्वरा की बहन, जो शहर में बस गई थी। इसका मतलब रितिका वही खून है जो दादी की विरासत को ले जा रहा है। इसलिए शहर में वो बिंदी, वो खून, वो परछाइयां, सब उसी कड़ी से जुड़े थे। एक नई चुनौती अब उठ रही थी, निषाद नाम की आत्मा, जो कभी जन्मी नहीं बल्कि लोगों के डर, औरतों के क्रोध, पुरुषों की लालच से बनी थी।
वो कोई शरीर नहीं था, वो हवा था, छाया था, और वो अब नीलम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। रात को नीलम बरगद के नीचे बेहोश मिली। उसकी आंखें काली थीं और वो धीमे स्वर में बोल रही थी, मैं आद्या हूं, मैं निषाद भी हूं, मैं सब हूं। रितिका ने उसे जगाने की कोशिश की, पर नीलम चीखने लगी, मुझे मत रोक, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। बरगद से एक रोशनी निकली, एक वृद्ध स्त्री का रूप, सिंदूर और साड़ी में, वही आद्या दादी। उसने कहा, नीलम, तू मेरी उत्तराधिकारी है, पर तू राक्षस नहीं है, तू अंधकार से निकली हुई रोशनी है। उसे स्वीकार कर, उसे खत्म मत कर। निषाद का समापन। नीलम ने आंखें खोली। उसने पहली बार निषाद से बात की, डर कर नहीं, सहानुभूति से। तू बना है हमारे डर से, पर अब हम डरेंगे नहीं। तू जा सकता है, हम अब जाग गए हैं। निषाद की छाया तितर बितर हो गई, हवा साफ हो गई और बरगद पर एक नई कली फूटी। अब गांव में आद्या विद्या केंद्र शुरू हुआ, जहां बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने भीतर की शक्ति से जुड़ना सिखाया जाता। नीलम अब सिर्फ एक रक्षक नहीं, एक गुरु बन चुकी थी। रितिका उसकी उत्तराधिकारी। बरगद अब बोलता नहीं था, क्योंकि अब बोलने की जरूरत नहीं थी। बरगद अब शांत था। नीलम और रितिका ने बरगद को मंदिर जैसा रूप दे दिया था, जहां हर पूर्णिमा को स्त्रियां इकट्ठा होती, अपनी कहानियां सुनाती और अपने डर को जलाती। लेकिन एक दिन वहां आया एक 5 साल का बच्चा, माथे पर सफेद तिलक, पर आंखें, एक आंख गहरी भूरी और दूसरी गाढ़ी काली। बच्चा अकेला था। नाम बताया, आरव। उसने कहा, मैं खो गया हूं, लेकिन मुझे दादी मिल जाएंगी यहां। नीलम मुस्कुराई। कौन सी दादी? आरव बोला, जिसकी आंखों में आग थी और दिल में पानी। रितिका और नीलम दोनों सन्न रह गईं। ये शब्द ठीक वैसी ही भाषा थी जो कभी आद्या दादी ने अपने अंतिम दर्शन में बोली थी। आरव जब गांव में आया तो अजीब चीजें घटने लगीं। जो बीमार था वह ठीक हो गया, जो बंजर जमीन थी वहां फूल उगने लगे। लेकिन एक रात बरगद की एक जड़ अपने आप हिलने लगी और एक कंटीली बेल बाहर निकली। किसी को पकड़ने की कोशिश करती हुई रितिका को शक हुआ, इस बच्चे में कुछ है। 2 आत्माएं। नीलम को एक रात सपना आया। बरगद के नीचे बैठी आद्या कह रही थी, वह बच्चा नहीं, 2 जन्मों का मेल है, एक उजाले का, एक उस अधूरे कालीपद का जो राख में छिपा रहा। नीलम और रितिका ने आरव के माथे पर विशेष तंत्र रक्षा यंत्र बांधा। कुछ दिन शांति रही, पर फिर एक रात आरव चीखने लगा। उसकी दोनों आंखें बदल गईं। एक में आंसू थे, दूसरी में आग। उसने कहा, तुमने मेरी मां को जला दिया था, अब मैं इस पेड़ को जलाऊंगा। बरगद अब शांत था, किसी योगिनी की तरह, स्थिर, साक्षी और पावन। लेकिन पेड़ की छाया में बैठी नीलम जानती थी, कुछ अधूरा है, कोई बुला रहा है। नीलम को कुछ दिनों से एक ही सपना बार बार आता था, एक स्वर्ण मंदिर जो आकाश में तैर रहा था, और वहां से कोई कह रहा था, अब समय आ गया है लौटने का। वो चेहरा धुंधला था, लेकिन नीलम समझ गई, दादी बुला रही हैं। आद्या दादी। उसने रितिका को बुलाया। रितिका अब 30 की होने को थी, आंखों में वही चमक जो कभी नीलम में थी। नीलम बोली, अब तू संभाल इस बरगद को, यह पेड़ अब तुझसे बोलेगा, तुझे सुनना होगा। मैं सिर्फ अध्याय थी, अब तू पूरी किताब बन। रितिका की आंखें नम थीं, पर वह जानती थी, हर दीपक एक दिन बाती किसी और को सौंपता है। अब बरगद वाली दादी एक नाम नहीं, एक चेतना है, हर उस स्त्री के भीतर जो घबराई पर रुकी नहीं, हर उस बच्चे के भीतर जो रोया पर बिखरा नहीं, हर उस पुरुष के भीतर जो भीतर से टूटा पर दूसरों को संभालता रहा। और जब अगली बार कोई लड़की ताड़ के पत्तों पर लिखेगी, मुझे डर लगता है, तो हवा में एक धीमी सरसराहट होगी, दादी की आवाज, डर को मत मार, उसे थाम, क्योंकि वही तेरा रक्षक भी बन सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।